अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज के इस क्लास में हम अगेन क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली 10 सितंबर को IG1 का पेपर हुआ था। उसके बाद एक क्लोजिंग इंटरव्यू ली जाती है। आप सबको पता है, जिसने भी पेपर दिए उनको पता होगा कि IG1 पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक इंटरव्यू ली जाती है जिसको हम क्लोजिंग इंटरव्यू कहते हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद होता है कि आपको चेक करना कि आपने ये पेपर खुद दिया है या खुद पेपर नहीं दिया है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक कंपलसरी पार्ट जो कि IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू है, हम हर दफ़ा जब भी IG1 का पेपर होता है उसके बाद हम एक वीडियो यानी कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं उस पेपर के हवाले से, यानी उस पेपर की क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से। मेक श्योर कि हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में जस्ट क्लोजिंग इंटरव्यू को ही डिस्कस करेंगे। हम इसमें सिनेरियो को नहीं डिस्कस कर सकते हम इसमें, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। पिछली दफ़ा मैंने सिनेरियो की अलग एक वीडियो बनाई थी, अ, और इस दफ़ा भी मैंने सिनेरियो के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसी दिन ही बनाई थी, लेकिन वो स्ट्राइक की वजह से वो वीडियो टेक डाउन कर दी यूट्यूब ने। तो काफ़ी सारे जो है ना वो रिपोर्ट्स मारते हैं। अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता कि कौन मारता है रिपोर्ट, लेकिन हमें पता है कि कौन रिपोर्ट करता है इसको, निबोश को। और फिर निबोश उसके ऊपर स्ट्राइक दे देते हैं और यूट्यूब पर आपको एक वार्निंग देते हैं। उस वार्निंग के बाद आपकी वीडियो रिमूव कर देते हैं और आपको एक स्ट्राइक आ जाती है। तो स्ट्राइक रिसीव होने से पहले हम उस वीडियो को मैंने उस वीडियो को रिमूव किया ताकि चैनल को स्ट्राइक ना पड़े। काफ़ी सारी फीचर्स जो है ना यूट्यूब में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ फीचर्स जो है ना वो अनेबल करती है, यानी उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मेरा इसमें कोई ना ही इसकी हम कोई चार्ज लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। और आप सबको ये भी पता हो कि नहीं, हमारा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज है। ये जस्ट मैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना उसको इंटरव्यूज़ में जो है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इवन के ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको पता भी नहीं है कि इंटरव्यू क्या चीज़ है और कैसे वो इंटरव्यू दे देते हैं। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि सबसे पहले क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद मैंने आपको बता दिया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमारे इंटरव्यू जो है ना वो फेल होती है तो उसका क्या क्या उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या उसके आउटकम्स आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू जो है ना उसका कोई आपको एट द स्पॉट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आपकी इंटरव्यू ख़राब होती है, ख़राब का मतलब यही है कि अगर आप सही तरीके से अपने इंटरव्यूअर को आंसर नहीं देते या वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके आंसर से, तो वो रिपोर्ट करता है उसको निबोश को। मीन्स के उनके पास जो फीडबैक होता है वो निबोश को भेज देता है और उसको बताता है कि इस लर्नर ने या इस स्टूडेंट ने या इस बंदे ने इंटरव्यू सही नहीं दिया है। तो फिर आपको एक ईमेल आ जाती है, जो कि मैं हर दफ़ा इसको रिपीट करता हूँ। उस ईमेल में एथिकल प्रैक्टिस टीम, जो कि उनका प्लेजरिज्म या उनका जो एक टीम है एथिकल प्रैक्टिस टीम, वो आपको एक ईमेल भेजते हैं। वो आपको कहते हैं कि आपकी जो क्लोजिंग इंटरव्यू है उसे हम सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री ईमेल होता है वो। तो उसके इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है कि आपकी इंटरव्यू जब ख़राब होती है तो आपने पेपर खुद नहीं दिया हुआ, तो आपके अगेंस्ट वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन 3 महीने, इवन के 6 महीने तक भी चली जाती है। और उसके बाद फिर आपको एक आउटकम ईमेल आता है कि हमने आपको बैन किया है, चाहे वो 2 साल के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो या परमानेंट हो। वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू कैसे दिया है, या जब आप इंटरव्यू दे रहे थे इंटरव्यू के दौरान आपने कोई आपने हेल्पिंग मटेरियल यूज़ की है,
या आपके पास कोई दूसरा बंदा मौजूद था। वो केस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस वजह से ख़राब हुआ है, या आपने अगर आंसर सही नहीं दी है तो उसके ऊपर वो फिर उसका जो एथिकल प्रैक्टिस टीम है निबोश का, वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। अच्छा। सबसे पहले क्लोजिंग इंटरव्यू, ये मैंने इसलिए निबोश का जो वर्ड है वो हाइड किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर भी स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा, ये क्लोजिंग इंटरव्यू के कुछ इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले जो ऑफिशियल इनका टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है, लेकिन ये ऑफिशियल टाइम है। ये मैक्सिमम भी अगर आपकी इंटरव्यू चली जाती है तो 10 मिनट तक, 12 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में होता क्या है, स्टार्ट में जस्ट आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछते हैं, आपको कहते हैं कि आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करें, मीन्स कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो कॉल होती है। तो आपने अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, या आपके पास अगर आईडी कार्ड है वो दिखाना होता है, या फिर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चल जाता है। उसके बाद मे भी वो पूछ सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, तो आपने वो डेट बतानी है उसको। आपका लर्नर नंबर आपसे पूछ सकता है कि आपका लर्नर नंबर क्या है। लर्निंग नंबर जो आपका जैसे कि 00 से स्टार्ट होता है, 95, या जो भी आपका लर्निंग नंबर है। अच्छा, प्लेटफॉर्म क्या यूज़ होता है? वैसे तो मैक्सिमम जो लर्निंग पार्टनर होते हैं वो जूम ऐप के थ्रू लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसे लर्निंग पार्टनर भी है जो गूगल मीट के थ्रू एक क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जूम ऐप के थ्रू ही होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक मीटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके लर्निंग पार्टनर ने आपके गूगल मीट के थ्रू लेना है या जूम ऐप के थ्रू लेना है। अच्छा, फिर है हमारे पास नो असिस्टेंस अलाउड, यानी कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं यू मस्ट बी अलोन इन द रूम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए। नो अदर पर्सन इज अलाउड टू असिस्ट और स्टे विद यू। ये तो आम बातें हैं जो कि मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। नो स्टडी मटेरियल अलाउड, यानी आपके पास कोई बुक, कोई नोट या कोई और हेल्पिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देते हैं। अगर इंटरव्यू के दौरान आप कहीं से पढ़ के इंटरव्यू दे रहे तो फिर भी वो वीडियो रिकॉर्ड होती है, और वो रिकॉर्डिंग फिर निबोश के साथ शेयर की जाती है, और वो फिर उसको खुद देखते हैं। तो फिर आपको वो इन्वेस्टिगेशन ईमेल भेज सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, कीप वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल आईडी डॉक्यूमेंट रेडी, यानी कि अगर आपके पास अगर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए। ये एक टिप है कि बी हॉनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड स्टे काम। द इंटरव्यू इज टू चेक यू wrote your own answer, not to the test your memory. Answer in your own simple word, यानी कि आपने जस्ट अपने वर्ड्स में सिंपल सा आंसर देना होता है। अच्छा, इंटरव्यू में मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि जब आपकी आईडी वगैरह वेरीफाई होती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद तीन आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी तीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, जस्ट तीन ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें टोटल 8 टास्क थे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं उसकी तरफ नहीं जा सकता क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबी हो जाती है, और क्योंकि पेपर जब आपने सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि उस सिनेरियो क्या था और कितने टास्क थे और कौन से टास्क थे। सही है, मैं जस्ट आपको आसान कर रहा हूँ, आपको इजी कर रहा हूँ कि आप इजीली अपना जो क्लोजिंग इंटरव्यू है वो दे सकें। अच्छा, इसमें से टोटल 8 टास्क थे। 8 टास्क में से अभी हम देखेंगे कि किस टास्क में से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपने किस तरह अपना आंसर देना है। एक बात याद रखिए कि मैं जो यहाँ पे, यानी कि मैं जो आपको बताऊंगा या जो भी मैं आपको हिंट दूंगा या जो भी मैं आपको टिप बताऊंगा वो एग्जाम्पल होगा। सही है, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे होगा, क्योंकि आपके पेपर का मुझे नहीं पता कि आपने पेपर सॉल्व कैसे किया है, आपने एक टास्क में कितने पॉइंट्स लेके आए, आपने पैराग्राफ में लिखा है या आपने पॉइंट्स में लिखा है। वो आप अपनी मर्जी से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस टास्क में से पूछ सकते हैं। एज यू नो कि टोटल इसमें से 8 टास्क थे, लेकिन 8 के 8 टास्क में से क्वेश्चन नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं। इसमें से 3 टास्क जो है ना वो स्किप है, बाकी 5 टास्क में से इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आगे
हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्लोजिंग जो आपकी सिनेरियो है, मैं सिनेरियो की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि फिर सिनेरियो भी बड़ी लंबी सिनेरियो है, फिर उसको आपको समझाना और फिर उसके ऊपर सिनेरियो का आपको पता है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ना आप उसको दोबारा रिराइट कर सकते हैं, ना आप उसको डिलीट कर, क्योंकि टाइम ऑलरेडी गुजर चुका है। जस्ट अभी आपने इसके ऊपर IG1 की क्लोजिंग इंटरव्यू के ऊपर आपने फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क था वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिकमेंडेशन के हवाले से था, जिसमें दो पार्ट्स थे। अभी पार्ट 1 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्लोजिंग इंटरव्यू में, यानी कि आपका जो इंटरव्यूअर है या आपका जो लर्निंग पार्टनर है, वो टास्क 1 के पार्ट ए में से कोई भी सवाल नहीं कर सकता क्लोजिंग इंटरव्यू में। इसमें से जो क्वेश्चन होगा वो बी पार्ट में से होगा। बी पार्ट जैसे कि आप सबको पता है कि क्या था उस, व्हाट ट्रेनिंग वुड यू रिकमेंड फॉर ईच टाइप ऑफ वर्कर एट स्मार्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्मार्ट थी, या ए स्मार्ट भी आप कह सकते हैं। स्मार्ट या ए स्मार्ट सही है। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सुपरवाइज़र भी थे, उसमें मैनेजर भी थे, उसमें परमानेंट वर्कर्स भी थे, उसमें टेम्परेरी वर्कर्स भी थे, कि उस सब के लिए आप कौन सा जो ट्रेनिंग है वो रिकमेंड करते हैं। उसके उसमें हर डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, तो इंटरव्यूअर जो होता है ना, या आपका जो लर्निंग पार्टनर, क्योंकि इंटरव्यू जो होते हैं ना वो लर्निंग पार्टनर ही लेते हैं, यानी कि जहाँ से आप रजिस्टर्ड है, जहाँ से आपने क्लासेस ली है, तो वहाँ से एक बंदा होगा वो आपका इंटरव्यू भी लेगा। सही है। तो इंटरव्यूअर किस तरह का क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि अभी आपने पार्ट बी में 5 पॉइंट्स लेके आया, 7 पॉइंट्स लेके आया, या 10 पॉइंट लेके आया, वो किस तरह आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन करेगा कि टू ऑफ द आंसर यू गिव वर, सही है। टू ऑफ द आंसर यू गिव वर, यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, खैर इसको आप इग्नोर करें। यू गिव वर यानी कि आपके आंसर में से, क्योंकि जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो आपका पेपर आपके लर्निंग पार्टनर के पास भी जाता है। जब भी आपका वो इंटरव्यू करता है तो इंटरव्यू के दौरान आपका जो आंसर शीट है वो उनके पास पड़ा होता है, यानी उसने डाउनलोड करके अपने पास रखा होता है, और वो आंसर शीट ओपन करके ही आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। सही है। तो आपके आंसर शीट में से, यानी कि आपके टास्क नंबर 1 पार्ट बी के आंसर में से दो रैंडम पॉइंट्स उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये तो मुझे नहीं पता ना कि कौन से पॉइंट वो आपका इंटरव्यूअर उठाएगा या पिक करेगा आपसे क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे रैंडमली मैंने दो पॉइंट्स पिक किए, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि वो किस तरह क्वेश्चन करेगा कि टू ऑफ द आंसर यू वर गिव वर, द फर्स्ट वन इज वर्किंग एट हाइट, training for supervision, and the second one is forklift truck operation, refresher training for warehouse worker। यानी कि जो आपने पॉइंट्स लेके है उसमें से दो पॉइंट्स वो पिक करेगा और वो आपको एक्सप्लेन करेगा, यानी कि आपको रीड करके बताएगा। ये दो पॉइंट्स आपको वो रीड करके बताएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा कि विच वन वुड कॉस्ट मोर एंड वाई, कि इसमें से कौन सा जो है ना वो ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है और क्यों कर सकता है। या से आपने उसको आंसर देना है। प्रोफेशनली आप किस तरह आंसर देंगे। अभी ये जो पॉइंट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा और तीसरा ये मैंने रैंडमली पिक की है। सही है। वो आपके आंसर में से ही कोई भी पॉइंट उठा सकता है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड हो, थर्ड फोर्थ हो, या फिफ्थ सिक्स्थ हो, जितनी भी आपने पॉइंट्स लेके उसमें से दो पॉइंट्स, ये कंफर्म है कि दो पॉइंट्स वो पिक करेगा, उसमें से रैंडम पिक करेगा जो भी उसने पिक किया एट अ टाइम जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो आपने हर पॉइंट्स के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा कि इन दोनों में से जो पॉइंट्स वो आपको बताएगा, फिर आपसे पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है इसको, और क्यों करेगा, एंड वाई। तो आपने सिंपल आंसर किस तरह देना है कि सर, या सर अगर वो मैडम है तो आप मैडम कह दे। Sir, I think the forklift truck operation refresher training for warehouse worker will cost more than the working at height। अभी इसमें मैंने दो को मेंशन किया है, लेकिन मैंने उसको कहा है कि जो forklift truck ऑपरेशन रिफ्रेशर ट्रेनिंग है ना वो ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। यानी forklift truck ऑपरेशन रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर द warehouse worker will cost more than the work at height training for supervisors। The reason is because this training needs more practical sessions, fuel, space, and sometimes even an external licensed trainer. Also, the company just bought a new
forklift truck, so they might need to arrange training on that specific model which can be expensive. यानी कि उसने क्वेश्चन ये किया है कि इसमें से किस के ऊपर, यानी कि किस ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आ सकता है और क्यों आ सकता है। तो मैंने उसको बताया कि फोर्कलिफ्ट ट्रक जो रिफ्रेशर जो ट्रेनिंग है वेयर हाउस वर्कर के लिए, इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है बनिस्बत वर्क एट हाई ट्रेनिंग सुपरवाइज़र के लिए। फिर मैंने उसको रीज़न ये बताया कि ये इसलिए कि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल सेशंस हो सकते हैं, यहाँ पे फ्यूल भी लग सकता है, स्पेस भी ज़्यादा इसके लिए चाहिए होता है, और सम टाइम इसके लिए एक्सटर्नल लाइसेंस ट्रेनर की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जिसको हमने हायर करना होता है ट्रेनिंग के लिए। और ये इसलिए क्योंकि अगर आपने सिनेरियो पढ़ा होगा, सिनेरियो का आपको पता होगा कि ये जो फोर्कलिफ्ट ट्रक इन्होंने ख़रीदा था, जो कि एक जो फोर्कलिफ्ट ट्रक जो ड्राइवर था जिसने वो वीडियो वॉच करके उसको फिर बाद में चलाया, तो उसने ये न्यू बाई किया था। सो इसलिए इसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो कि एक्सपेंसिव है। या तक भी अगर आप अपना आंसर दे दे तो काफ़ी है। अगर आप मज़ीद उसे अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड वर्क एट हाई ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइजर इज़ यूजुअली मोर थ्योरी बेस्ड, यानी कि ये जो है ना, ये इतना वर्क एट हाई ट्रेनिंग जो होता है ना सुपरवाइजर के लिए, ये एक थ्योरी बेस्ड है ना, कि जो कि कहीं पे भी हो सकता है इस पे इसके ऊपर, यानी कि क्लासरूम सेशंस भी या टूल बॉक्स टॉक में भी आपको, टीबीटी में भी आपको समझा सकते हैं। तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ सकता। सो ओवरऑल फोर ट्रक रिफ्रेशर ट्रेनिंग हैज़ मोर रिसोर्सेज इन्वॉल्व, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और इट इज़ मोर टेक्निकल एंड दैट्स वाई आई विल कॉस्ट इट विल कॉस्ट मोर। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का समझ आया होगा। तो आपने इस तरह आंसर देना होता है। अभी ये मैंने दो पॉइंट्स है उसको उस हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन किया अपने इंटरव्यूअर के सामने एज ए स्टूडेंट, सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही दो पॉइंट्स आपने पेपर में भी लेके हो और यही दो पॉइंट्स आपका जो इंटरव्यूअर है वो पिक कर सकता है, वो डिफरेंट पिक कर सकता है। उसके हिसाब से फिर आपने आपको तैयार रखना होता है, प्रिपेयर करना होता है। अब आते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ, जो कि था एक्शन फॉर लेबर इंस्पेक्शन। ये क्वेश्चन जो था ये जनरल क्वेश्चन था, यानी कि इसमें ज़्यादा कनेक्शन जो था इसका, यानी कि कोर्स कोर्स से तो इसका कनेक्शन होता है, लाजमी बात है, लेकिन इंटरव्यू सिनेरियो से इसका इतना कनेक्शन नहीं था। अच्छा, इसमें था कि व्हाट और द एक्शंस अ लेबर इंस्पेक्टर कुड टेक द फॉलोइंग विजिट, यानी कि आपने अगर सिनेरियो में पढ़ा होगा उसमें भी, यानी कि एक लेबर इंस्पेक्टर क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं अ, जब वो वर्क प्लेस विजिट करते हैं। सही है। इसमें अभी दो, अगेन वो दो पॉइंट्स कोई भी पिक कर सकते हैं, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपको स्टार्ट में जब रिपीट किया सेम यही मेथड होगा आपके पेपर में से ही, वो दो पॉइंट्स पिक करेगा आपके आंसर नंबर 2 में से, यानी टास्क के आंसर नंबर 2 में से, टास्क नंबर 2 के आंसर में से दो पॉइंट्स पिक, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 5 और 6 पिक किया हुआ है। सही है। इसमें से मैंने दो जो पिक की हुई है एज अ इंटरव्यूअर, वो क्या है, गिव वर्बल और रिटर्न एडवाइस, जो कि सबसे पहले वो एक वर्बल और रिटर्न एडवाइस दे सकता है उसको। अगर इशू थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर वो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे सकता है। तो ये दोनों मैंने एग्जांपल के तौर पर पिक की है। अभी आगे इसका क्वेश्चन क्या होगा, यानी दो ये रीड करेगा जो इंटरव्यूअर होगा ना, जैसे कि इधर मैंने लिखा भी हुआ है इंटरव्यूअर, उसके बाद ये दोनों आपको रीड करेगा एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर दो पिक की है आपकी आंसर शीट में से कोई भी, वो इसको रीड करके आपको बताएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेगा हाउ डज दिस इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, कि ये दो जो चीज़ें हैं जो उसने बताई है इंटरव्यू में या आपने जो पेपर में लिखी है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। अभी आंसर आप किस तरह दे सकते हैं इस दो पॉइंट्स के लिए, कि सर बोथ एक्शंस हेल्प improve health and safety because they guide the employer to fix the problem before something bad happens. Verbal or written advice is a simple way to explain the issues and give helpful suggestions. It makes the employer aware of the task so they can solve them quickly and easily without legal pressure. But if the problem is serious, then the improvement notice is a legal warning. It tells the employer what must be fixed and by when. This makes the employer take the issue seriously and take fast action to remove the hazard या remove the danger. तो आप इस तरह अपना आंसर उसको दे सकते हैं।
ओके। अभी हमने टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 एक्सप्लेन किया है क्लोजिंग इंटरव्यू का। अभी इसमें से जो टास्क नंबर 3 है वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सही है। अभी हम आते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। आप सबको पता है कि टास्क नंबर 4 में भी दो पार्ट्स हैं, और पार्ट नंबर 1 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास था टास्क नंबर 4 में, पार्ट बी, सही है। टास्क नंबर 4 पार्ट बी, what needs to be done with the statement of general policy after it had been written। अच्छा, आप लोगों ने अगर कोर्स पढ़ा होगा, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में IG1 में, तो ये उससे रिलेट करता है। अच्छा, इसमें इंटरव्यूअर जस्ट एक ही आपके आंसर, यानी कि आपने टास्क नंबर 4 पार्ट बी का जो आंसर दिया है उसमें से कोई भी एक पॉइंट वो उठा सकता है, सही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने एक पिक किया हुआ है कि आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जनरल पॉलिसी हैज़ बीन रिटन, इट शुड बी साइन बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन and then share with all workers so they know the company's health and safety aims या company health and safety objectives। ये अगर आपने पढ़ा होगा शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये जो एलिमेंट्री IG1 में है, अगर आपने कोर्स पढ़ा होगा या बुक आपने पढ़ी होगी। अच्छा, इसका फिर आपके क्वेश्चन किस तरह कर सकता है, यानी कि पहले तो आप ये पढ़ के बताएगा एक पॉइंट कोई भी पिक करके, फिर आपसे वो क्वेश्चन करेगा वुड यू से दिस इज अ मॉरल लीगल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा होगा मॉरल क्या होता है, लीगल क्या होता है और फाइनेंशियल क्या होता है, सही है। ये तो बिल्कुल एलिमेंट नंबर 1 में है अगर आपने पढ़ा होगा तो। अच्छा, आप आंसर किस तरह दे सकते हैं, सर आई वुड से दिस इज अ मेनली अ लीगल रिक्वायरमेंट इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग वेयर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ अप्लाई। It's required that the policy is signed by the most senior person to show commitment. Also, it must be communicated to the worker so they understand the safety goals. But at the same time, it is also has a moral side because it's the employer duty to keep workers informed and safe. So it's mostly legal but also supports moral responsibility। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये भी शायद आप लोगों ने ILO की C155 एंड R164 में पढ़ा होगा एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आगे जाते हैं हम टास्क नंबर 7 की तरफ। अच्छा, 5 और 6, यानी कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सही है। तो सीधा हम जाते हैं टास्क नंबर 7 की तरफ। अच्छा, अब ये कई स्टूडेंट होते हैं फिर वो मैसेज करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि 5 और 6 में से नहीं आएगा। पर कैसे कह सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अगर ये हम इधर बताएंगे तो फिर हमारे लिए मसला बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की तरफ था, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो था, हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दैट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट, कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर थे जो कि एक्सीडेंट के बायस बने या जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। आपने आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 7 का भी, यानी कि टास्क नंबर 7 का भी। अभी इसमें से वो दोबारा एक ही पॉइंट उठाएगा आपके आंसर शीट में से ही, चाहे वो छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी पिक कर सकता है इंटरव्यूअर। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 उठाया है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, सही है। इंटरव्यूअर वन ऑफ द आंसर यू गिव वॉज, फिर वो पूरा रीड करेगा कि लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन, यानी जो भी आपने अपने पेपर में लिखा है कि सुपरवाइजर एस वॉज कॉल्ड टू गो ऑन द रूफ अलोन विद द फॉल्टी लेडर। ये आपने देखा होगा कि वो जो फॉल्टी लेडर था उसके साथ ये चढ़ गया था उस पर, वो रूफ को, जब वो यानी कि वो तूफान वगैरह जो आया था, वो सिनेरियो में आपने देखा होगा। अच्छा, फिर ये पूरा रीड करके उसके बाद क्वेश्चन का व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज अ सुटेबल आंसर फॉर द टास्क, आप यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये आंसर चाहते हैं, ये सुटेबल था इस टास्क के लिए। हाँ, तो मैं उसको आंसर किस तरह दूंगा एज अ स्टूडेंट, सर आई थिंक दिस इज अ सुटेबल आंसर बिकॉज इट क्लियरली शोज हाउ पुअर सुपरविजन डायरेक्टली अलाउड अनसेफ एक्शन टू हैपन। Supervisor S went on the roof with a damaged ladder.
एंड वर्कर ए स्टूड ऑन द पैलेट, जबकि आपने सिनेरियो में देखा होगा जो वर्कर ए था जब वो पैलेट के ऊपर वो चढ़ गया था, यानी कि वो जो बैटरी चेंज कर रहा था। सही है। पैलेट विच इज़ अ वेरी रिस्की, इफ समवन वाज प्रॉपरली सुपरवाइजिंग दे कुड हैव स्टॉप देम or guided them to do the job safely. So, this example matches the question well because it links the accident to an organizational failure, which is a lack of supervision. अच्छा, यहाँ तक आप अपना आंसर दे सकते हैं, ये अगर आप ना भी ऐड करें तो मसला नहीं है। सही है। अब लास्ट हमारे पास जो था टास्क नंबर 8। तो टास्क नंबर 8 जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में था, जो कंट्रोल मेजर थे। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स द ऑर्गेनाइजेशन कुड पुट इन प्लेस टू हेल्प अवॉइड अ रिपीट ऑफ द वेयर हाउस एक्सीडेंट। कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको, आपने अगर कोर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन से होते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल कौन होते हैं, जो कि हम जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पढ़ते हैं। सही है, वो कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स कुड पुट इन प्लेस, यानी कौन कौन से मैं सिंपल बताऊंगा कि कौन कौन से कंट्रोल मेजर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लेस करेंगे तो वो हेल्प करेगा कि वो जो वेयर हाउस का जो एक्सीडेंट हुआ था वो रिपीट ना हो। तो इसमें से सेम एक ही वो पॉइंट पिक करेगा आपके आंसर शीट में से, यानी कि आपके टास्क नंबर 8 के आंसर में से वन ऑफ द आंसर, ये वो आपको इस तरह बताएगा कि वन ऑफ द आंसर यू गिव वॉस। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम यही इंग्लिश भी यूज़ करे। सही है। वो हमने इतना तो टेक्निकल हमने भी बनना है, इतना तो हमें भी पता होना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ मैंने इधर लिखी है वो सेम वे में ही पूछे, लेकिन वो एक ही पॉइंट आपको, फिर वो आपको पूरा पॉइंट जो आपके पेपर में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने पॉइंट नंबर 11 पिक किए है, तो सेम जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस अ परमिट टू वर्क सिस्टम, वो आपको ये पूरा बताएगा, यानी रीड करेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेगा कि विच वन वुड यू प्रायोरिटाइज एंड वाई। सही है। अच्छा, इसमें से दो दो क्वेश्चन जो है ना वो पे करेगा। इसमें यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, आई थिंक इट्स माय मिस्टेक, बट इसमें से दो आएंगे। सही है। यहाँ पे जस्ट एक सेकंड। अच्छा, ये जो आंसर नंबर 8 है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुद शीट में ना ये वन दिया हुआ है, लेकिन अगर वन दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे ये नहीं बनता विच वन वुड यू प्रायोरिटाइज, के इसमें से आप कौन सा प्रायोरिटाइज करेंगे। बहरहाल इसमें से दो होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसने क्वेश्चन जो है ये, अगर ये क्वेश्चन है ना, तो फिर यहाँ पे दो मतलब पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दे हुआ है ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स वो आपको एक्सप्लेन करेगा, और इसमें से आपको बताएगा कि किसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं और क्यों करते हैं। तो आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम पिक किया हुआ है, तो मैं उसको एक ही आंसर दूंगा उसमें से एक, यानी कि दूसरा भी अगर इधर कोई पॉइंट है तो उसको छोड़ के मैं इसको, यानी कोई भी आप प्रायोरिटाइज, क्योंकि आपके मैंने जैसे आपको बताया कि वो कोई भी आपके पेपर में से पिक कर सकते हैं। तो आंसर देना कि सर आई वुड प्रायोरिटाइज द परमिट टू वर्क सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स कंट्रोल अ हाई रिस्क एक्टिविटीज बिफोर दे even start. In the warehouse accident, unsafe things like using a forklift to lift a person happen without any checks or permission. If our system was in place, it would have make sure that only trained people were allowed, safety checks were done, and approval was given by the competent person. So, this system can stop unsafe work before it begins, which makes it a strong control, and that's why I would prioritize it. यानी कि इसमें से कंफ्यूजन नहीं है, इसमें से ये है कि मतलब ये खुद, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं दिखा सकता, ये गलती उन्होंने खुद की है यहाँ पे, यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वन ऑफ द आंसर यू आर गिव, यानी कि जहाँ पे एक ही आंसर पिक करना है, तो फिर यहाँ पे विच का लफ्ज़ फिर नहीं आ सकता ना। विच तो मतलब एक आप सबको पता होगा कि आपने अगर दो में से कोई पिक करना हो तो फिर विच का लफ्ज़, कि विच वन वुड यू प्रायोरिटाइज, कि इसमें से आप कौन सा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा, बहरहाल आपसे क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है कि दो पॉइंट्स आएंगे, इसमें एक नहीं होगा, और आप में से इसको एक बयान करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूं, अगर उन्होंने कोई एक, सही है, अगर यहाँ पे उन्होंने एक ही पिक किया पॉइंट, फिर उसका ये आंसर नहीं बनता। सही है।
फिर उसका मतलब उसका क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह नहीं बनता। फिर वो आपसे कहेगा कि आपने ये क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में कन्फ्यूजन है, ये मतलब मेरे साइड से नहीं है, ये उनके साइड से है। अगर गौर से सुने, अगर उसने दो की है तो फिर आपने प्रायोरिटाइज एक को करना है, यानी एक को एक्सप्लेन करना है कि मैंने इसको प्रायोरिटाइज किया और क्यों किया है, ये यहाँ पे मैंने बता दिया है। अगर उसमें से जस्ट एक ही था तो वो फिर क्वेश्चन ये नहीं होगा कि विच वन वुड यू प्रायोरिटाइज। तो फिर आपसे वो इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये आपने क्यों लेके आया और आपको क्यों लगता है कि इसको यानी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यानी कि फिर वो तो एक का ही सवाल बनता है ना, दोनों का नहीं बनता। अच्छा, तो मैंने आपको इतना आसान किया कि इसमें से कुछ यानी कि हमने उसमें से स्किप किए, जैसे कि 5-6 में से कोई नहीं आएगा, 3 में से कोई नहीं आएगा। सही है। और कुछ पार्ट्स थे जो कि हमने आपको बताया है कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सही है। यानी कि टास्क नंबर ए के बी से आएगा, ए से नहीं आएगा। टास्क नंबर 4 के बी से आएगा, ए से नहीं आएगा। और कुछ टास्क जो थे वो भी हमने स्किप किए। तो उम्मीद है कि आपके इंशाल्लाह इंटरव्यू अच्छी होगी। अगर आपकी इंटरव्यू हुई है तो अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। और अगर आपने इंटरव्यू अभी देनी है तो आप ये वीडियो देख के आपको काफ़ी उसमें आसानी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।